नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, हम आने वाले यूपीएससी सीएससी 2020 के मेंस एग्ज़ाम के लिए एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं। उसी में अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज़ सोशल इश्यूज़, जिसका सेट 1 अब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर आई बिगिन आई वांट टू टेल यू दैट ये जो हम इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही ब्रॉड बेस्ड इश्यूज़ हैं और हमारा मेन मकसद यहाँ पे एनालिसिस करने का है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका जो आंसर राइटिंग करने का तरीका है, जो आपका स्पेसिफिकली एस्से राइटिंग करने का तरीका है, इनमें काफ़ी ज़्यादा समृद्धि आपको होते हुए देखने को मिलेगी, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली जब हम मेंस की बात करते हैं। सेकेंड थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये केवल यूपीएससी के लिए ही नहीं बल्कि और भी जो स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल यूपी पीसीएस हुआ, एमपी पीसीएस हुआ, इवन पंजाब पीसीएस की बात चल रही है, तो ये सभी एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, आपको स्टेट पीसीएस में भी इसका काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज़ को आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप काफ़ी सारे अच्छे कोर्सेज पे मिस आउट कर रहे हैं। इस ऐप को जल्दी से डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप पे हमने आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए लॉन्च किया है पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स, जिसको हम पिछले 10 साल के पेपर्स जिसमें डिस्कस किए जा रहे हैं। यदि आप आने वाले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2021, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जो कि आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी बात करेंगे रिगार्डिंग कि जो महिला सशक्तिकरण को लेके बेसिकली मुद्दे हैं वो किस किस मुद्दों के आसपास घूमते हैं, किन किन चीज़ों के आसपास घूमते हैं। ये जो हम डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं, इन डिस्कशंस को आप अपनी इंट्रोडक्शन में कभी भी किसी भी आंसर में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपका वुमेन से जुड़ा हुआ आंसर है जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है या फिर इश्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू वुमेन की बात हो रही है, उन सब एरियाज़ में आप इन इंट्रोडक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, इन डेटा को यूज़ कर सकते हैं। हमने एक जगह पे कंपाइल किया है आपके लिए डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इश्यूज़ related to economic empowerment, then we will talk about political empowerment very briefly, फिर educational attainment, then imbalanced sex ratio and then crime against women। इन 5 चीज़ों में आपको इतना सारा डेटा मिल जाएगा कि आप किसी भी एस्से की शुरुआत या किसी भी आंसर की शुरुआत बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देख लेते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी कि आर्थिक सशक्तिकरण को लेके क्या मामला है, क्या मुद्दा है। एज पर द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट ओनली 22% ऑफ द लेबर फोर्स इन इंडिया कंपेयर्ड विद 82% ऑफ मेन, यानी कि यहाँ पे जो मेन की तुलना है उसके तुलना में वुमेन जो है वो केवल 22% ही हैं लेबर फोर्स में एज़ कम्पेयर टू मेन, जो कि 82% हैं लेबर फोर्स में। सेकेंडली, जो फीमेल एस्टिमेटेड अर्नड इनकम है, यानी कि जितना ये पैसा कमाते हैं, जितनी इनकी आय है, इन इंडिया इट इज़ मेयरली 1/5 ऑफ द मेल इनकम, दैट इज़ दी अमंग दी वर्ल्ड्स लोएस्ट। यानी कि जो इसमें कंपैरिजन करें अगर, तो जो वुमेन की इनकम है वो केवल 1/5 है, केवल 20% ऑफ द टोटल इनकम जितना मेल कमाते हैं उतना महिलाएं यहाँ पे कमा रही हैं। इवन अगर हम लीडरशिप पोजीशंस की बात करते हैं तो कंपनी बोर्ड्स में भारत में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है, मेयरली 13.8% है। तो आप देख सकते हैं इट इज़ नॉट इवन 1/3%, इट इज़ नॉट इवन 1/3, 33% भी नहीं है, केवल मात्र 13.8% की आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है इन केस ऑफ कंपनी बोर्ड्स। देखिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की कि ओवरऑल लेबर फोर्स में उनका कितना योगदान है, ठीक है, उसके बाद उनकी जो अंदाजन अर्नड इनकम है वो कितनी है, और उसके बाद साथ में कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है कंपनीज के बोर्ड्स में वो कितना है। तो तीनों जगहों पे आपने काफ़ी सारे मल्टीपल लेवल्स कवर किए। ये दिखाता है कि आपके आंसर की जो डेप्थ है, जो आपके आंसर का जो एक्सपेंस है वो कितना ज़्यादा है। सिमिलरली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जिसमें एक ही पॉइंट आता है और इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। वुमेन इन इंडिया हेल्ड जस्ट 25.2% ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स इन 2019, जो कि बहुत ही कम है। इसमें हमेशा एक मैं पॉइंट बोलता हूं और बार बार मैंने पहले भी कहा है कि यदि आपको इसकी तुलना करनी है तो आप यहाँ पे तुलना में दे सकते हैं स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश
जहाँ पे आपको जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है स्पेशली उनके पार्लियामेंट्स में, वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, इंडिया में जबकि काफ़ी साल पहले एक बिल लाया गया था, कानून लाया गया था 33% इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन वो कानून अभी तक पास नहीं हो पाया है, वो अभी भी पाइपलाइन में ही है। आप हमेशा बोल सकते हैं कि उस कानून को जल्दी से जल्दी पास करने की सख्त ज़रूरत है। आगे बात करें एजुकेशनल अटेनमेंट को लेके, तो यहाँ पर भी जो गैप है, जो लिटरेसी का गैप है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये हमारा MDG थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, उसके बाद अब SDG आ चुके हैं, उसमें भी ये साफ साफ कहा गया है कि ये जो गैप है ये शून्य होना चाहिए, इट शुड बी 0%। इंडिया में जहाँ पे अगर लिटरेसी की बात करते हैं तो केवल 66% ऑफ वुमेन आर लिटरेट एज कम्पेयर टू मैन, जो कि 82% लिटरेसी इंजॉय करते हैं इन केस ऑफ इंडिया। तो ये वाला गैप काफ़ी बड़ा है। इसको हमेशा जब भी आपको दिखाना है, यू कैन ऑलवेज शो यूजिंग अ पाई चार्ट कि ये देखिए यहाँ पे आपका 66% वुमेन है और यहाँ पे आपका 82% जो है, सॉरी नॉट अ पाई चार्ट, अ बार चार्ट बोलते हैं इसको। 66% वुमेन है, 82% मैन है। इसके थ्रू आप दिखा सकते हैं कि ये आपका डिफरेंस है ऑफ लिटरेसी बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये दिखाने के तरीके हैं, आपके आंसर को बेहतर करने के तरीके हैं। इम्बैलेंस सेक्स रेशो की बात करते हैं तो पहले आंकड़े देख लेते हैं। यहाँ पे जो मेल बर्थ्स पर फीमेल्स हैं वो कितनी है, मतलब कि जो एट बर्थ, सेक्स रेशियो एट बर्थ जिसको हम बोलते हैं, जिसको SRB कहा जाता है, यहाँ पे जो मेल का सेक्स रेशियो एट बर्थ है इट इज़ 110, अगेन इन फेवर ऑफ मेल्स, इन फेवर ऑफ सन्स है यहाँ पे एज कम्पेयर टू डॉटर्स या फिर एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और ये कहानी 2000 से चलती आ रही है। इनफैक्ट अब चीज़ें पहले से थोड़ी बेहतर हुई हैं, ये पहले और भी ज़्यादा ख़राब स्तर पे थी। ये ज़्यादा हैरानी इसलिए होती है बिकॉज जो इंडिया में सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस हैं वो 1996 से लेके इलीगल कर दिए गए हैं। इसको लेके कानून भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें अभी भी बढ़ती जा रही हैं। फाइनली बात करते हैं इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन। इसको लेके मैं एक सेपरेट क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये इफ़ नॉट अ सेपरेट क्वेश्चन, आपको कहीं ना कहीं एथिक्स में भी इसको लेके क्वेश्चन आ सकता है। सो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं। सो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 2018 टू 2019 बाय 7.3%। और ये कब हुआ है? जब हमारी पुलिस की सेंसिटाइजेशन बेहतर हो गई है, जब हमारा लॉ एंड ऑर्डर प्रोसीजर बेहतर हो गया है, उसके बावजूद जो आपके जुर्म हैं महिलाओं के खिलाफ वो बढ़ रहे हैं। सो इवन दो सरकार निवेश कर रही है इन चीज़ों में, लेकिन उसके बावजूद अगर जुर्म कम नहीं हो रहे, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग इन हाउ द गवर्नमेंट इज प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन हाउ द पुलिस इज प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं वो या तो हस्बैंड के द्वारा होते हैं या फिर जान पहचान के लोगों के द्वारा होते हैं। तो ये भी इनफैक्ट आगे जाके हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की, तो उस केस में भी जो मैक्सिमम डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो हस्बैंड्स के द्वारा ही होता है। दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। उसके बाद वुमेन इन इंडिया फेस डोमेस्टिक वायलेंस ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजंस विच इंक्लूड ऑर्थोडॉक्स एंड पेट्रियार्कल माइंडसेट एंड चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक रिलेशंस पर्टिकुलरली इन दी अर्बन एरियाज। साथ ही में हायर इनकम ऑफ अ वर्किंग वुमेन दैन हर पार्टनर, एब्यूजिंग एंड निगलेक्टिंग इन लॉज, डाउरी डिमांड्स एक्सेट्रा में ऑल्सो लीड टू वायलेंस। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। सो ये भी आप हमेशा बता सकते हैं कि अगर महिला पुरुष से ज़्यादा कमाती है तो उस केस में पुरुष को लगता है कि ये मुझसे बड़ी हो चुकी है या मुझसे ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से कभी कभार घरों में हिंसा देखने को मिलता है। अगर आप ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स देते हैं, अगर आप ऐसे जो मॉडर्न एग्जाम्पल्स देते हैं, तो आपके आंसर की वेटेज और भी बेहतर हो जाती है। सो ये सभी पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने हैं। अगर तो आपको ऐसे आता है तो आप कंप्लीटली पांचों पॉइंट्स को काफ़ी इलाबोरेट तरीके से लिख सकते हैं। अगर कोई आंसर आता है तो एज पर द डिमांड ऑफ द आंसर आप प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ मुद्दों की वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपसे के साथ बात करूंगा रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव राइट्स, और इसको लेके बहुत चर्चा हुई है। इनफैक्ट रिप्रोडक्टिव राइट्स के साथ साथ ही मैं एक और मुद्दा आपके साथ कवर करूंगा, दैट इज़ दी पॉइंट ऑफ सरोगेसी। दोनों चीज़ें थोड़ी बहुत इंटरलिंक्ड हैं लेकिन अलग भी हैं। हम दोनों के बारे में अलग अलग तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेके कि वुमेन को रिप्रोडक्शन को लेके भी कुछ अधिकार होते हैं। इसमें देखिए, एक पुराना कानून था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको सिंपल भाषा में समझें तो यहाँ पे अबॉर्शन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अबॉर्शन जो है उसको लेके जो हमारा कानून था वो माना जा रहा था कि वो काफ़ी आउटडेटेड था। इनफैक्ट नॉट ओनली आउटडेटेड, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि उसमें अनमैरिड महिलाओं के लिए कोई प्रावधान अवेलेबल नहीं था।
ठीक है, जिस चीज़ का प्रावधान इंक्लूड करने की मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। कई सारे वुमेन एडवोकेसी ग्रुप्स थे जो कि इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ही कई सारे ग्रुप्स ऐसे बन चुके थे जो कि कह रहे थे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में सुधार लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के चलते यूनियन कैबिनेट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो संशोधन कानून है उसको अप्रूव किया। ये अभी तक एक्ट नहीं बना है, लेकिन इसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। ठीक है, नाउ बिफोर आई बिगिन, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव राइट्स होती क्या है। देखिए, रिप्रोडक्टिव राइट्स का जो मतलब है वो क्या है। ये कुछ ऐसी राइट्स हैं इंडिविजुअल्स की टू डिसाइड वेदर टू रिप्रोड्यूस एंड हैव रिप्रोडक्टिव हेल्थ और नॉट, कि क्या वो रिप्रोडक्शन करना चाहती भी हैं या नहीं करना चाहती। ठीक है, एंड इस केस में इनका जो दायरा है ये काफ़ी बड़ा है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि केवल कंसेप्शन की बात आती है कि क्या कोई महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है या नहीं, केवल इतनी बात नहीं आती। इसमें यह भी आती है कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है लेकिन उसको लगता है कि ये उसके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो वो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, उस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि ये उसका अधिकार है, उसकी बॉडी है तो उसका अधिकार है। एज यू कैन सी, हर बॉडी हर चॉइस। ठीक है, सेकेंडली, ये महिला का अधिकार है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इस्तेमाल करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। उसके बाद ये महिला के पास अधिकार है कि वो कोई फैमिली प्लान करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कि महिला को फैमिली प्लान करनी है, लेकिन अगर वो जल्दी प्लान करती है तो उसको अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। उसके बाद नॉट ओनली दिस, ये महिला का अधिकार है कि वो स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है। ठीक है, ऑल्सो उसका अधिकार है दैट शी कैन गेन एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू, इसका दायरा काफ़ी बड़ा है। आपको इस पे दायरे में अपने आप को सीमित नहीं रखना। आपको केवल ये नहीं बोलना कि जी इट इज़ ओनली लिमिटेड टू अबॉर्शन और टू गेट प्रेग्नेंट। जी नहीं, इट इज़ अ नंबर ऑफ थिंग्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहीं पे गिना दी 1 2 3 4 5, एटलीस्ट 5 चीज़ें मैंने आपको गिना दी, और हो सकता है इसमें 2-3 चीज़ें और भी हम इंक्लूड कर सकें। थर्डली बात करते हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेके, तो ये एक कोई नॉर्मल अधिकार नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट यानी कि ये एक मानवीय अधिकार है जो कि सभी महिलाओं को दिया जाना चाहिए और उनकी मैटरनल हेल्थ और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अनिवार्य है। अगर हम बात करें इसको लेके मुद्दे क्या हैं इंडिया में, तो देखिए वैसे तो चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो MTP एक्ट को लेके रहने वाला है। बहुत ब्रीफली बात करूँगा, जल्दी से इसको समझ लें। जो पुराना कानून था वो क्या था और जो नए कानून में अभी अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं वो क्या है। सो सबसे पहले जो पुराना कानून था, वैसे तो इसमें बहुत सारे प्रावधान थे, लेकिन इसमें 2 बड़े मुद्दे थे जिसको लेके इसमें बदलाव लाने की बात की जा रही थी। सबसे पहला मुद्दा ये था कि रिप्रोडक्टिव राइट्स अवेलेबल नहीं थी अनमैरिड वुमेन के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई अनमैरिड वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको यहाँ पे कानूनन तौर पर किसी तरह का कोई भी बेनिफिट अवेलेबल नहीं था। मान लीजिए वो प्रेग्नेंट हो जाती है एंड शी डज नॉट वांट टू टेक अप द प्रेगनेंसी, शी वांट्स टू गेट अबॉर्शन, तो कानून उसको अलाउ नहीं करता। अगर उसको करना भी था तो शी हैज़ टू गो इन एन इलीगल मैनर। सेकेंडली, एक लिमिट लगाई हुई थी कि 20 हफ्ते तक ही आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी होगी। अगर आप उसके बाद आते हैं कोर्ट में तो आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं माना जाएगा। ये 2 प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, इन 2 प्रॉब्लम्स के साथ जो दिक्कत थी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ इसमें अगर हम तुलना करें तो इंडिया में जो सिचुएशन है वो असल में सबसे ज़्यादा ख़राब थी एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज़। यूके में देखें, ब्रिटेन में तो 24 हफ्तों तक अलाउड है, यानी कि 20 नहीं, आप 24 हफ्तों तक डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अबॉर्शन करना है नहीं। इवन सिंगापुर में 24 है, इवन नीदरलैंड्स में 24 है, बल्कि चाइना में जो कि हमारा पड़ोसी देश है यहाँ तो 28 है। सो इस चीज़ को लेके काफ़ी बड़ा मुद्दा था और इस चीज़ को लेके अब जो है फाइनली जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं, सबसे पहले तो अपर जेस्टेशन लिमिट को बढ़ा दिया गया है, 20 से 24 वीक्स कर दिया गया है। ये काफ़ी बड़ा डिमांड था, काफ़ी लंबे समय से ये पाइपलाइन में थी और फाइनली इसको अप्रूव कर दिया गया है। सेकेंडली, इसमें यह भी कहा गया है, इनफैक्ट इसमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं बट वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में है, काफ़ी डिटेल में है कि कब हम अलाउ कर सकते हैं, कब कोर्ट को ये अलाउ करना है एंड ऑल दैट, लेकिन उतना डेप्थ में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंडली बात करें तो यहाँ पे जो वुमेन की आइडेंटिटी है उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ अ वुमेन हुज प्रेगनेंसी हैज़ बीन टर्मिनेटेड शैल नॉट बी रिवील्ड, इस चीज़ का भी यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी,
एनी वुमेन बोल दिया गया है, यानी कि ऐसा नहीं कि वुमेन मैरिड होनी चाहिए और हर पार्टनर, ठीक है। रिलैक्सिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर कंडीशन फॉर एनी वुमेन और हर पार्टनर इंक्लूडिंग अनमैरिड वुमेन, अलाउइंग देम टू मेडिकली टर्मिनेट द प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स। सो जो आपकी मैरिड वुमेन है उसके लिए 24 वीक्स है, लेकिन अनमैरिड वुमेन के लिए 20 वीक्स का प्रावधान इंक्लूड कर लिया गया है। तो जो दो कमियां थी उन दोनों को इंक्लूड कर लिया गया है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में, ठीक है। इतना ही आपको मालूम होना चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि ये अभी तक प्रॉपरली एक्ट नहीं बना है तो इसकी एनालिसिस और ज़्यादा हमने नहीं करी है। लेकिन ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये वेलकम अमेंडमेंट्स हैं, यानी कि बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से नीड ऑफ द आवर थी। इसके अलावा जो 3 मुद्दे हमने और बताए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। चैलेंजेस इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव राइट्स को यहाँ पे प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर पाती। इंक्लूडिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफ़ी लो है इन चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मेडिकल डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ की कमी है। सोसाइटल प्रेशर्स की बात करते हैं तो सोशल स्टिग्मा है रिगार्डिंग अबॉर्शन एंड कॉन्ट्रासेप्शन, दोनों को ही चीज़ों को लेके। और सेक्स एजुकेशन आज भी बहुत बड़ा टैबू टॉपिक माना जाता है, यानी कि स्कूल्स में या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जो है सेक्स एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। अनमैरिड वुमेन के पास तो और भी लिमिटेड एक्सेस है टू बर्थ कंट्रोल ड्यू टू सच प्रेशर्स, ठीक है। पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर भी है जो कि वुमेन को अपनी रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को फ्रीली एंजॉय करने नहीं देता है, एंड जिसके चलते वुमेन आर अंडरगोइंग अनसेफ अबॉर्शंस एंड स्टरिलाइजेशंस टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जिसके चलते उनकी हेल्थ आगे जाके भी इम्पैक्ट हो सकती है। ये चीज़ें थोड़ी सेकेंडरी हैं एज़ कम्पेयर टू दी MTP एक्ट, जो कि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सरोगेसी बिल को लेके। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लेके आई एम एक्सपेक्टिंग अ सेपरेट क्वेश्चन। इस बार मुझे लगता है कि सरोगेसी पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, इफ़ नॉट इन GS2 मैं समझता हूँ GS4 में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है सेपरेटली ऑन सरोगेसी। और इसको लेके कोई केस स्टडी भी आ सकती है जहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि एथिकली क्या सही है, लीगली क्या सही है। सो लीगली क्या सही है उसको समझने के लिए आपको जो नया सरोगेसी रेगुलेशन बिल है उसको समझना होगा, बिकॉज कैबिनेट ने इसको रिसेंटली अप्रूव किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं फरवरी 26, 2020 को कैबिनेट ने सरोगेसी बिल को अप्रूव कर दिया था। अगेन बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले समझ लेते हैं सरोगेसी क्या होती है और इंडिया में सरोगेसी का एक्सटेंट कितना है, यानी कि कितनी बड़ी मार्केट है सरोगेसी की, किस स्तर पे इंडिया में हो रही है। बिकॉज इंडिया को सरोगेसी के लिए इंडिया काफ़ी फेमस भी है, बाहर से भी कपल्स आते हैं और सरोगेसी इंडिया में करवाते हैं, ठीक है। सो समझते हैं सरोगेसी क्या है। सरोगेसी ऑब्वियसली इज द प्रैक्टिस वेयर बाय वन वुमेन कैरीज द चाइल्ड फॉर अनदर विद द इंटेंशन दैट द चाइल्ड शुड बी हैंडेड ओवर आफ्टर बर्थ, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, एक जो महिला है वो किसी दूसरे महिला के बच्चे को अपने गर्भ में कैरी करती है इस प्रॉमिस के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि वो जब ये फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, जब ये प्रोसेस पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आई विल हैंड ओवर द चाइल्ड टू यू आफ्टर द बर्थ। इसमें 2 तरह की होती है, एक होती है अल्ट्रुइस्टिक और एक होती है कमर्शियल सरोगेसी। दोनों में जैसा कि नाम बताता है अल्ट्रुइस्टिक यानी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, वेयर द कपल डज नॉट पे द सरोगेट मदर एनी कंपनसेशन अदर दैन द मेडिकल एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी। कमर्शियल में क्या होता है कि कुछ अमाउंट भी दी जाती है, क्योंकि इस केस में क्या है कि दूसरी महिला ने अपना गर्भ आपको एक तरीके से रेंट पे दिया है या फिर अपना गर्भ आपको एक तरीके से ऑफर किया है कि आप मेरा गर्भ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इस केस में कंपनसेशन दी जाती है विच एक्सीड्स द रीजनेबल मेडिकल एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी। सो पहले केस में अल्ट्रुइस्टिक का मतलब ये नहीं कि फ्री है, उसका मतलब ये कि जो खर्चा होना है उतना तो देना ही है। लेकिन कमर्शियल के केस में क्या है कि खर्चे के साथ साथ हम आपको कुछ कंपनसेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। सो ये फ़र्क है। अब सरोगेसी का इंडिया में माना जाता है कि इंडिया सरोगेसी का काफ़ी बड़ा हब है। इतना बड़ा हब है कि इंडिया में जो सरोगेसी की मार्केट है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $400 मिलियन विद मोर देन 3000 फर्टिलिटी क्लिनिक्स ऑल ओवर इंडिया। लेकिन इसको लेके कंसर्न्स क्या थे? कंसर्न्स ये थे कि कई बार जो सरोगेट मदर होती है, यानी कि जो महिला अपना गर्भ रेंट पे दे रही है, उसको यहाँ पे काफ़ी तकलीफ होती थी, बिकॉज समटाइम्स शी इज़ एक्सप्लॉयटेड बाय पीपल और स्पेशली ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उसको यहाँ पे जागरूकता नहीं होती, क्योंकि उसको वो प्रॉपरली शिक्षित नहीं होती, जिसकी वजह से कई सारे लोग उसका गलत फ़ायदा उठा लेते थे। सेकेंडली प्रॉब्लम कभी कभार ये भी होती थी कि जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे किस तरीके से इसमें गलत फ़ायदा उठाते थे कि जो बच्चा है उसको वो अबैंडन कर देते थे, क्योंकि अगर मान लीजिए उनको बच्चा उनकी पसंद का नहीं हुआ, उनको लगा कि इसमें ये कमी है या वो कमी है, तो उस केस में अबैंडनमेंट ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ सरोगेसी।
थर्डली रैकेट्स इन्वॉल्विंग इंटरमीडियरीज इंपोर्टिंग ह्यूमन एम्ब्रियोज एंड गेमीट्स। तो इसमें क्या था कि सरोगेसी क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी थी, तो कहीं ना कहीं सरोगेसी की एक ब्लैक मार्केट भी बन चुकी थी, एक अंडरग्राउंड मार्केट बन चुकी थी, जिसमें जो चीज़ें सरकार से छुपकर काफ़ी सारे गलत काम हो रहे थे। वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर इज़ कि सरोगेसी में आपको मुद्दे बनाने काफ़ी आसान है, आपको समझने भी काफ़ी आसान है। आप सिंपल सी बात है, अगर हम सरोगेसी को एक प्रोसेस मानते हैं, मान लीजिए, इसको आपको किस तरीके से समझना है। देखिए, एक तो होते हैं पेरेंट्स, ठीक है, जो कि जा रहे हैं एक सरोगेट मदर के पास। दूसरी होती है सरोगेट मदर, ठीक है, जो कि अपना वूम को रेंट कर रही है। तीसरा होता है चिल्ड्रन, ठीक है, जो कि यहाँ पे बच्चा पैदा होता है, उनके साथ क्या होता है। एंड चौथा है आपका सिंपल इकोनॉमी। और इकोनॉमी में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इकोनॉमी की जगह आप ये बोल दें कि डॉक्टर्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये 4 स्टेक होल्डर्स हैं, चारों में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं आपको उस तरीके से बताना है कि ये सब इश्यूज हो सकते हैं विज़-अ-वी सरोगेसी, ठीक है। नाउ इसको लेके नया हमारा कानून आया है, प्रोविजंस ऑफ द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019। इसको अप्रूव कर दिया गया है। ये भी अभी तक बिल आई थिंक नहीं बना है, आई विल हैव टू चेक दिस। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, हम इन सब चीज़ों की डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन ब्रीफली बात करेंगे। सबसे पहले तो कमर्शियल सरोगेसी को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस रखी गई हैं। प्रोहिबिशन इंक्लूड्स सरोगेसी और इट्स रिलेटेड प्रोसीजर्स अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी बेनिफिट और रिवॉर्ड। यानी कि कई बार क्या हो रहा था, कुछ महिलाएं अपने गर्भ का भी गलत इस्तेमाल कर रही थी कि सरोगेट मदर के साथ कभी कभार तो होता था, प्रॉब्लम आती है, लेकिन कभी कभार दे आर यूजिंग देयर ओन वूम फॉर रॉन्ग पर्पसेस, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही थी। सो मॉनेटरी बेनिफिट के लिए करना मना कर दिया है इस चीज़ को। इवन दो इंडस्ट्री को धक्का लगेगा, इवन दो फर्टिलिटी क्लिनिक्स को भी नुकसान होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे बड़ा कदम लिया है कि जो बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस हैं और जो इंश्योरेंस कवरेज है, उसके ऊपर किसी भी तरह का यहाँ पे हम जो कंपनसेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आप सरोगेसी का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आपको जो बच्चे पैदा करने हैं उनका आप सेल करें या फिर प्रोस्टिट्यूशन करें या फिर किसी भी और तरह का एक्सप्लॉयटेशन करें। इस चीज़ को भी बैन कर दिया गया है। The bill allows altruistic surrogacy where no such other monetary compensation is paid to the surrogate mother, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि altruistic surrogacy यहाँ पे प्रमोट की जा रही है। Surrogacy is allowed for intending couples who suffer from infertility for any condition or disease specified through regulations। इसमें कई सारे उसके बाद गाइडलाइंस हैं कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, ये सब बातें इसमें दी गई हैं, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कई सारी बातें आगे आती हैं, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि एनी इंडियन कपल और कपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव अ मेडिकल कंडीशन कुड बी ईदर और बोथ मेंबर विच नेसेसिटेट्स जेस्टेशनल सरोगेसी कर सकते हैं। स्पेशली वुमेन हु आर विडोज और डाइवोर्सिस, वो भी यहाँ पे सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकती हैं। साथ ही में जो NRIs हैं या फिर जो फॉरेनर्स हैं, उनके लिए भी प्रावधान दिए गए हैं। बट एज आई टोल्ड यू, ये चीज़ें आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। आपको तो केवल ये याद रखना है कि कमर्शियल सरोगेसी बैन कर दी गई है, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउ कर दी गई है एंड प्रोहिबिशन लगा दी गई। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब चीज़ें रेगुलेट होंगी। अब जो चीज़ें अभी तक ऐसे ही चलती आ रही थी, उन चीज़ों को सरकार रेगुलेट करेगी। दैट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल। फर्दर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्दर चीज़ें दी गई हैं कि जो मदर होनी चाहिए, ठीक है, सरोगेट मदर के लिए कंडीशंस दे दी गई हैं कि शी शुड बी अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द कपल, शुड बी 25 to 35 years old, शुड बी अ मैरिड वुमन विद अ चाइल्ड ऑफ हर ओन, शुड बी सर्टिफाइड एज मेडिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट, शी कैन बी अ सरोगेट मदर ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम। तो ये सभी कंडीशंस दे दी गई हैं। कहने का मतलब अगेन जो थीम सामने आती है कि इस चीज़ को हम कमर्शलाइज होने नहीं देंगे, और ये उस थीम का सेंट्रल पॉइंट है कि शी कैन बी अ सरोगेट मदर ओनली वंस, ठीक है। ये सेंट्रल पॉइंट इसीलिए है बिकॉज कमर्शियल सरोगेसी को प्रोहिबिट कर दिया गया है। इसके बाद और चीज़ें हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटीज़। बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी जो अथॉरिटीज़ को एस्टैब्लिश करेंगे, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा, अपील्स का भी प्रावधान दिया गया है। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म दिया गया है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अगेन प्लीज़ रिमेंबर द सेंट्रल थीम, उसी के बेस पे आपके सवाल आंसर हो पाएंगे। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव। इसको लेके अलग से सवाल आने के चांसेस बहुत कम हैं। मैं पर्सनली नहीं मानता कि इसको लेकर अलग से सवाल आएगा, लेकिन जहाँ पर भी आप एस्से लिख रहे हैं, और वो एस्से सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एस्से केवल वुमेन पे हो। मान लीजिए कोई एस्से आप राइट्स पे लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसे आप ह्यूमन राइट्स पे लिख रहे हैं, उन सभी केसेस में भी आपको मेंस्ट्रुअल लीव का जो टॉपिक है वो काफ़ी एक अच्छे एग्जाम्पल की तरह एक्ट कर सकता है।
मेंस्ट्रुअल लीव इस साल चर्चा में इसलिए थी बिकॉज जो फूड डिलीवरी कंपनी है जोमेटो, ठीक है, इन्होंने एक न्यू पेड पीरियड लीव इंट्रोड्यूस की थी फॉर देयर एम्प्लॉयज़ कि हम पेड पीरियड लीव इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी भारत में ये हो चुका है। 2017 में एक कंपनी है जिसका नाम है कल्चर मशीन, जिसके ऑफिसेज हैं भारत में 5 शहरों में, इन्होंने भी एक मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी रखी थी और जो कि अलग हो गई, यानी कि आपके सिक डेज़ अलग हैं, आपके सैटरडे संडेज़ अलग हैं, वेकेशन डेज़ अलग हैं, जो सरकारी छुट्टियां होती हैं वो अलग हैं, और मेंस्ट्रुअल लीव आपकी अलग है, ठीक है। इनफैक्ट यही नहीं, ये तो केवल प्राइवेट कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, इसके पहले कुछ सरकारों ने भी ये मुद्दे को उठाया था। स्टेट ऑफ बिहार की बात है, हैज़ हैड 2 एक्स्ट्रा डेज ऑफ कैजुअल लीव पर मंथ फॉर वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू टेक टाइम ऑफ फॉर पीरियड्स सिंस 1992। सो 1992 से ये प्रथा चलती आ रही है स्टेट ऑफ बिहार में। प्रथा नहीं, इनफैक्ट एक हम कह सकते हैं कि एक रूल है जो कि उन्होंने बना दिया था। इनफैक्ट यही नहीं, मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल 2017 पार्लियामेंट में टेबल किया गया था मार्च 2017 में, लेकिन इसको लेके आगे कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि केवल प्राइवेट कंपनीज में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ गवर्नमेंट्स में भी है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में है, इवन यूनियन गवर्नमेंट तक बात आई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। इसको लेके जो बात है, इसमें पॉइंट्स बड़े अच्छे अच्छे सामने आते हैं कि क्यों मेंस्ट्रुअल लीव होनी चाहिए, और ऑल्सो ऐसे पॉइंट्स भी हैं कि क्यों मेंस्ट्रुअल लीव नहीं होनी चाहिए। तो दोनों पॉइंट्स को समझते हैं ब्रीफली। सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल लीव होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक एज ओल्ड टैबू बन चुका है। आज भी अगर आप देखें तो महिलाएं या फिर महिलाओं के जो हस्बैंड्स हैं या फिर महिलाओं के जो रिलेटिव्स हैं, वो महिला के पीरियड्स के बारे में बात ओपनली नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे खिलाफ है। So policy will be instrumental in tackling an age-old taboo in India by generating awareness and open discussion on the issue. Secondly, इसके साथ जुड़ा हुआ जो शेम और स्टिग्मा है, ऑब्वियसली वो भी सामने आएगा और वो भी ख़त्म हो सकता है। अगर मान लीजिए जो महिला है वो ओपनली ये बोलती है किसी ईमेल में या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ये बोलती है कि वो पीरियड लीव पे हैं, तो लोग इस चीज़ को समझेंगे और लोग इस चीज़ को कहेंगे ठीक है, इट इज़ फाइन कि शी इज़ गोइंग थ्रू हर पीरियड्स एंड उसको यहाँ पे लीव दी गई है, विच इज़ अ वेरी वेरी फाइन थिंग। इनफैक्ट यहाँ पे कई सारी ऐसी मिथ्स हैं जो कि यहाँ पे ख़त्म हो सकती हैं अगर ऐसी मेंस्ट्रुअल लीव्स एक रेगुलर सीन बन जाता है इंडियन इकोनॉमी में। तो इसमें अगर आप देखें, जो मिथ है वो ये है कि ड्यूरिंग द पीरियड्स गर्ल्स आर इम्प्योर, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि पीरियड एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हर गर्ल फेस करती है। सो कई सारे ऐसे मिथ्स हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट वन मिथ, ऐसे कई सारे मिथ्स हैं जो कि ख़त्म हो सकते हैं अगर इस चीज़ को लेके जो टैबू है, जो शेम और स्टिग्मा है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। फर्दर इसके फ़ायदे ये हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसको भी फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि मान लीजिए आज ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये चीज़ें आती हैं, लेकिन जब तक ये चीज़ें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आएंगी जहाँ पे हमारी ज़्यादातर महिलाएं रोज़गार लेती हैं, तब तक इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर ये चीज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है तो वहाँ पर तो काफ़ी सारी महिलाओं को फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद ऑब्वियसली हमने पहले बात की थी रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेके, तो ये सब फ़ायदे भी महिलाओं को यहाँ पे हो सकते हैं। द पॉलिसी हैज़ द पोटेंशियल टू मेक ऑल वुमेन कॉन्शियस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव राइट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन देम। ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है कि इसके चलते अभी क्या है कि कई सारी महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स भी प्रॉपरली टाइमली नहीं मिल पाते हैं। सो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो सकती है कि अगर कंपनीज मेंस्ट्रुअल लीव को रिकग्नाइज करने लग जाएं, एक्नॉलेज करने लग जाएं, तो उस केस में ये भी बड़ा अच्छा चीज़ है कि सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह जैसी चीज़ें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी जो कि अभी तक ईजिली अवेलेबल नहीं है। और हो सकता है इसके साथ कई सारी फैसिलिटीज़ फॉर सैनिटेशन जो कि अभी तक नहीं बनाई जा रही थी वो भी सामने आ सकती हैं। लेकिन इसका माना जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से महिलाओं को नुकसान हो सकता है। इसमें वैसे तो कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हायरिंग बायस हो सकता है। मान लीजिए आपकी कंपनी को लगता है कि ये तो महिला है, इसको हमें मेंस्ट्रुअल लीव देनी पड़ेगी, तो हो सकता है उस केस में शायद वो वुमेन को हायर ही ना करें। सेकेंडली, उनको ये भी लगता है कि वो शायद अगर मान लीजिए हायर कर लेंगे तो उनको शायद पहले ही कम सैलरी दें। तो ये वाला इशू भी यहाँ पे हो सकता है, जिसके चलते हो सकता है कि आगे जाके महिलाओं का जो परसेंटेज है लेबर फोर्स में शायद वो और भी कम हो जाए, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, FLFP कहा जाता है। सेकेंडली, यू आर रीइंफोर्सिंग द प्रेवलेंट स्टीरियोटाइपिंग। ये पॉलिसी जो आप ला रहे हैं इसके थ्रू क्या हो रहा है कि आप एक तरीके से पुराना स्टीरियोटाइप को रीइंफोर्स कर रहे हैं, उसको और मजबूत कर रहे हैं कि महिलाओं को ज़्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस केस में महिला शायद वीक फील कर सकती है कि मुझे पीरियड्स के लिए छुट्टी नहीं चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।
ठीक है। ऑल्सो कुछ लोग ये मानते हैं कि इसके चलते कुछ नेगेटिव इफेक्ट ऑन प्राइवेसी भी हो सकता है, कि कुछ महिलाएं नहीं बताना चाहती कि कब उनको पीरियड्स आते हैं या फिर कब उनका मेंस्ट्रुएशन टाइम चल रहा है, लेकिन जो पीरियड की लीव है वो ये बेसिकली फोर्स कर रही है उनको बताने के लिए कि आपकी ये पीरियड लीव है। सो ये भी एक मुद्दा हो सकता है, बट जोमेटो ने तो ऑब्वियसली स्टेप ले लिया है। आई पर्सनली फील बहुत अच्छा स्टेप है, और मुझे लगता है कि इसके जो फ़ायदे हैं वो इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को आउटवे करते हैं, जिसके चलते इसको और भी इंस्टीट्यूशंस को और भी गवर्नमेंट्स को अपनाना चाहिए। फाइनली बात करते हैं, एक लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, इसमें ब्रीफली बात करेंगे कि कोविड-19 के साथ जो जेंडर डायमेंशंस आती हैं वो किस तरीके से बैठती हैं। और इसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज़ को जिसको आई वांटेड टू डिस्कस सेपरेटली ऑल्सो एक सेपरेट वीडियो में, बट इसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, जो घरेलू हिंसा है उसको लेके हम चर्चा करना चाहते हैं और उसी को लेके हम बेसिकली बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ है। देखिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एक तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि महिलाओं का जो योगदान है लेबर फोर्स में वो आज की डेट में काफ़ी कम है, और इसमें महिलाओं की गलती कोई नहीं है, इसमें बेसिकली हमारी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की ही गलती है। लेकिन कोविड-19 के चलते जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट महिलाओं पे हुआ है वो असल में ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू मेन। ऑक्सफैम इंडिया का ये डेटा सामने आया है, जहाँ पे इन्होंने कहा है इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम वुमेन losing their jobs during the pandemic at about 216 billion, that is around 8% of the GDP। ठीक है, तो इंडिया की 8% ऑफ GDP इस वजह से यहाँ पे कम हो रही है, बिकॉज जो वुमेन के ऊपर उनका रोजगार छीनने की वजह से जो प्रभाव पड़ा है। सिमिलरली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उन्होंने यहाँ पे ये कहा है 81% ऑफ इंडियन वुमेन जो हैं दे वर्क इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करती हैं, जिसकी वजह से द इनफॉर्मल सेक्टर इज द वर्स्ट हिट बाय द स्लो डाउन। ऑब्वियसली जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन और स्लो डाउन हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर आपको मालूम है सबसे ज़्यादा तरीके से प्रभावित हुआ, गलत तरीके से, एंड जो महिलाएं ज़्यादा यहाँ पे काम करती हैं उनको भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ी है। सेकेंडली बात करते हैं एसएचजीज की, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी फंक्शनिंग भी अस्थायी रूप पे एक बार के लिए रुक चुकी है बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, जिसकी वजह से अगेन वो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं एसएचजीज में काम कर रही थी उनको भी नुकसान झेलना पड़ा है। इनफैक्ट कई सारी महिलाएं यहाँ पे दे आर फेसिंग अ रिस्क ऑफ परमानेंट एग्जिट फ्रॉम द लेबर मार्केट, विच कैन बी अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम आने वाले समय में। इस पूरे टॉपिक को हम बोल सकते हैं कि फेमिनाइजेशन ऑफ जो पॉवर्टी है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। आपने अभी तक सुना होगा फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी एक नया कॉन्सेप्ट है। इसको लेके शायद ये फ्रेज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर्स में, अपने एस्से में, टू शो कि ये भी एक फिनोमिना है जो आज की डेट में हम देख रहे हैं। सेकेंडली सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं, और सोशल इम्पैक्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से माइग्रेंट वुमेन को प्रभाव पड़ा है। देखिए, आपने कई सारी न्यूज़ कटिंग्स, कई सारी न्यूज़ हेडलाइंस ऐसी सुनी होंगी कि जो माइग्रेंट लेबर है उसको काफ़ी दिक्कत आई है, लेकिन माइग्रेंट लेबर में जो अभी तक मेजर कवरेज रही है वो रिगार्डिंग मेन रही है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि माइग्रेंट वुमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। मैनी ऑफ द मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स फोर्स टू फ्ली सिटीज़ फॉर द रूरल होम्स विद लिटिल नोटिस वर वुमेन। दे हैव सेफ्टी कंसर्न्स विद ट्रैवल रिस्क फॉर मैनी। तो उनके सेफ्टी कंसर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू मेन। जो वुमेन के सेफ्टी कंसर्न्स है वो ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली क्या है कि कोविड-19 की वजह से जो हाउस होल्ड डायनेमिक्स हैं उनमें भी आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। कई सारी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि वुमेन को उठानी पड़ती थी, लेकिन कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ चुकी हैं। फॉर एग्जांपल कुकिंग है, क्लीनिंग है, क्योंकि आपकी हाउस होल्ड मेड्स नहीं आ रही हैं, बाहर से आपको हेल्प नहीं मिल रही है, तो इन सब केसेस में वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ चुकी है। एंड ऑब्वियसली जो फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है ये भी काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है और कोविड-19 की वजह से ये और बढ़ चुकी है, राइट। फाइनली आई वांट टू टॉक अबाउट टू थिंग्स कि डोमेस्टिक वायलेंस का डेटा जो नंबर्स हैं वो किस स्तर पे पहुंच चुके हैं, एंड गवर्नमेंट ने इसको लेके क्या क्या चीज़ें की हैं वो आपके साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द लास्ट टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेके कि इसकी जो कंप्लेंट्स हैं ये पिछले 10 साल के हाई पे हैं। There has been a more than two-fold rise in complaints of domestic violence since the lockdown। लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है इसको समझिए। देखिए, लॉकडाउन की वजह से there is stricter control on the mobility। It puts women in abusive relationships at extremely high risk of damage from physical, sexual and emotional abuse। जो मर्द थे, ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो मैक्सिमम मर्द ही करते हैं,
उस केस में क्योंकि अब वो अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो घर पे ही बैठे हैं, उस केस में जो वुमेन हैं दे आर नाउ इन एब्यूजिव रिलेशनशिप्स, उनको काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़ फेस करनी पड़ रही है अपने हस्बैंड्स के थ्रू, ठीक है, बिकॉज अब वो ऑफिस नहीं जा रहे हैं। सेकेंडली, कई बार क्या होता है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन ऑफिस में निकल जाती है, आप घर पे लेकर नहीं आते हैं। इस केस में जो भी फ्रस्ट्रेशन काम को लेके है, क्योंकि काम तो बंद नहीं हुआ है, जो भी फ्रस्ट्रेशन आपको अपने बॉस पे आ रही है या फिर आपको अपने कॉलीग्स पे आ रही है, वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन आपके घर में आ रही है, तो उसका जो रेसिपिएंट होगा वो इस केस में महिला ही होती है। सेकेंडली, डिस्टर्बेंसेस इन द रिलेशनशिप्स, क्योंकि स्टे एट होम रूल्स आ चुके हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक है, कई सारी एंग्जाइटीज़ कॉज हुई हैं पैंडेमिक की वजह से। अगेन प्रॉब्लम क्या है कि इन सभी एंग्जाइटीज़ के रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट इज अगेन द फीमेल। डिसरप्शंस इन द सपोर्ट सिस्टम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले क्या होता था कि डोमेस्टिक वायलेंस मान लीजिए हुआ तो महिला क्या करेगी? महिला जाएगी पुलिस के पास। लेकिन आज की डेट में कोविड-19 के चलते पुलिस कहाँ व्यस्त है? पुलिस व्यस्त है कोविड-19 के लॉकडाउन में। सेकेंडली, मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस के केस में महिला को कोई चोट लगी तो कहाँ जाएगी? हेल्थ वर्कर के पास, लेकिन हेल्थ वर्कर भी व्यस्त हैं। थर्डली, मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस के चलते महिला किसी एनजीओ के पास जाती है या फिर किसी डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर होम में जाती है, लेकिन वो या तो बंद हैं या वो भरे हुए हैं। सो ये सभी चीज़ें, यानी कि प्रॉब्लम तो उसको फेस करनी पड़ ही रही है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ कोई सोल्यूशन उसके सामने नहीं है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, ठीक है, कि प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन कोई समाधान नहीं है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस का जो प्रॉब्लम है वो और भी बढ़ चुका है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें, 4 इनिशिएटिव्स आपको बताऊंगा, 4 पहले जो कि ली गई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे चैनलाइजिंग वन स्टॉप सेंटर्स। तो ऐसा नहीं है कि वन स्टॉप सेंटर्स पहले नहीं थे, जिनको हम सखी सेंटर्स भी बोलते हैं, ये पहले भी थे, लेकिन इनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया गया है। इसमें स्ट्रॉन्ग किस तरीके से किया गया है कि दे प्रोवाइड लीगल एंड साइको सोशल हेल्प टू सर्वाइवर्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। दे आर लिंक्ड विद लोकल मेडिकल टीम्स, पुलिस एंड नालसा जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके साथ लिंक कर दिया गया है। सेकेंडली, जो मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ये केवल यूपी की पुलिस ने लिया था मार्च के महीने में। इन्होंने सबसे पहले बात तो तभी एक्नॉलेज किया कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला, सप्रेस कोरोना नॉट योर वॉइस। आप देख सकते हैं इनका इनिशिएटिव है कोरोना को दबाएं, अपनी आवाज़ को नहीं, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी चीज़ है जिस तरीके से इस चीज़ को इन्होंने सामने पेश भी किया। महिला का इन्होंने ये बनाया दिखाने के लिए कि महिला को कोरोना को दबाना है, अपनी आवाज़ को नहीं दबाना। यही टाइम है कि अब डर की नहीं कोई बात, जब यूपी पुलिस है आपके साथ। सो ऐसे स्लोगन्स अगर आप लेके आते हैं तो इसके थ्रू आप महिलाओं का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जुडिशरी ने भी कुछ चीज़ें की हैं। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बार बार ये कहा कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आपको महिलाओं को बचाना है फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया, यानी कि खुद से उन्होंने केसेस को उठाया, खुद से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया ड्यूरिंग कोविड-19 की डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है इसको आप बोल सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज़म डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी आपको देखने को मिला है। ऑन दैट नोट मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। ऑब्वियसली इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए हैं, बट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम आई होप आपको कुछ जानकारी मिली होगी रिगार्डिंग वुमेन इश्यूज़, और हमने केवल उन चीज़ों को डिस्कस किया है जो कि अभी इस साल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। तो इन चीज़ों को तो इग्नोर डेफिनेटली ना करें। वीडियो कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। आई टेक योर लीव, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।